अंश सिक्योरिटी रूम में अहम के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आया। अंशु ने जैसे ही अपने फोन के स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसे चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए, जिसे अहम ने भी देख लिया था। वही अंश तुरंत सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलकर कॉल को रिसीव करता है। बोलो, अंश के इतना कहते ही फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने एक्साइटेड होकर कहा, बॉस, हमने मिस कनिका का पता लगा लिया है। ये सुनते ही अंश की पकड़ फोन पर कस गई। अचानक ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे कनिका के मिल जाने से खुशी भी हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। पर किसी तरह उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके बिना किसी भाव से कहा, उसकी लोकेशन मुझे भेजो, और हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया और बाहर की तरफ भागने लगा। अंश से ही कुछ दूरी पर अहम खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अंश के जाने के बाद उसने अपने माथे को सहलाते हुए परेशान होकर कहा, मुझे यकीन है कनिका ऐसे ही गायब नहीं हुई होगी, और जरूर इस बारे में अर्शी को पता होगा। जो भी हो, बस अंश अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। इतना कहते ही वो वापस सिक्योरिटी रूम में चला गया। अहम को बस एक ही चिंता हो रही थी कि कहीं अंश अपने गुस्से में आकर कनिका को हट ना कर दे, क्योंकि अश्वत्थ के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्सा करता था तो वो अंश ही था। वही अंश कुछ ही देर में एक फ्लैट के सामने खड़ा था। उसने बिना वक्त गंवाए डोरबेल को बजाना शुरू कर दिया। वो बार बार बिना रुके बेल बजा रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कनिका से मिलने के लिए कितना बेताब है। पर डोर न खुलने के कारण उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए उसने डोर को तोड़ने का फैसला कर लिया। पर तभी ही अंदर से एक लड़की ने दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहा, कौन है जो बार बार बेल बजा रहा है? अब क्या उड़कर आओ। अरे भाई, दरवाजा खोलने में भी टाइम लगता है। इतना करता कहते कहते अचानक ही वो रुक गई। वो अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अंश उसे साइड करते हुए जबरदस्ती फ्लैट के अंदर आ जाता है और अपने चारों तरफ देखकर कनिका को आवाज लगाने लगता है। कनिका, 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 कहाँ हो तुम? तुमने बहुत छिप लिया मुझे, पर अब और नहीं। ये सब कहते वक्त अंश बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वही उसके पीछे खड़ी लड़की ने जब उसके मुंह से कनिका का नाम सुना तो वो अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह जम गई। फिर अचानक ही वो अपने होश में आकर गुस्से में अंश से बोली, ओ हेलो मिस्टर, यहाँ कोई कनिका नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना कहकर वो लड़की घबराते हुए अंश को देखने लगी। पर उस लड़की के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छिपा रही है। ये चीज अंश ने भी नोटिस की थी, पर उसने उस लड़की को इग्नोर किया और कनिका को ढूंढता रहा। हर जगह ढूंढने के बाद केवल एक रूम ही बचा था। ये देखकर अंश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वही अंश को उस रूम की तरफ बढ़ते देखकर उस लड़की के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वही उस रूम में पहुंचते ही अंश ने अपने चारों तरफ जलती हुई नजरों से देखा, पर रूम खाली था। ये देखकर उसकी भौहें उठ गई, मगर फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक ईमेल स्माइल आ गई। वो चलते हुए बेड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पैंट की एक जेब में हाथ डालकर दांत पीसते हुए हंसकर बोला, जान, ये छुपन छुपाई मुझे मत खेलो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे दूर जाकर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे दूर जाने का अंजाम क्या होता है। इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। वहीं बेड के नीचे छुपी कनिका खुद को चादर से लपेटकर कोने में बैठी थी। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा रोई थी, क्योंकि उसकी आंखें एकदम लाल थी। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थ ने आशु को अपने ऑफिस बुलाया था। कुछ ही वक्त में उसका एक बॉडीगार्ड आशु को लेकर उसके केबिन में आ जाता है। आशु को देखते ही अश्वत्थ, जो बिना किसी भाव से अपना काम कर रहा था, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसने बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया और आशु को अपनी गोद में लेकर उसे घूरने लगा। तो बदले में आशु भी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। उसके इस तरह घूरने से अश्वत्थ को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर उसे इस वक्त आशु की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आशु की सर पर हाथ फेर कर ठंडी आवाज में कहा, आशु, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपनी मम के पास होना चाहिए था? क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आ रही है? इतना कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। वही आशु, जो अभी तक गुस्से से अश्वत्थ को घूर रहा था, अनन्या का नाम सुनते ही वो सैड हो जाता है। फिर वो अपना मुंह फुलाकर बोला, डैडी, मुझे मम के पास जाना है, मुझे मम की याद आ रही है, आप चलो ना उनके पास। इतना कहते ही वो पप्पी फेस बनाकर अश्वत्थ को देखने लगा। तो अश्वत्थ ने उसे अपनी टेबल पर बैठाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रखते हुए सीरियस वॉइस में कहा, बेबी, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे मम के डैड तुमको तुम्हारी मम से अलग करना चाहते हैं। अश्वत्थ की बातों से साफ लग रहा था कि वो आशु को मिस्टर खुराना के खिलाफ भड़का रहा था। वही उसकी बात सुनकर आशु ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए पूछा, मतलब ये कि अब तुम्हारी मम के डैड तुम्हारी मम को हमारे पास नहीं आने देंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके उन्हें बुलाना होगा। तुम्हारी मम तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो जरूर आएगी। तुम्हें बस थोड़ा सा रोना है, क्या तुम एक्टिंग कर पाओगे? सोच लो, अगर तुमने आज ये नहीं किया तो तुम अपनी मम के पास नहीं रह पाओगे। अश्वत्थ ने बड़ी ही चालाकी से आशु के दिमाग में ये सारी बातें डाल दी थी, और बेचारा छोटा सा आशु भी अश्वत्थ की बातों में आ गया। अब उसे भी यही लग रहा था कि उसकी मम उसके पास वापस नहीं आएंगी,
इसलिए वो रोनी सूरत बनाकर जल्दी से बोला, डैडी मैं छप कर लूंगा, आप मम को वापस लाओ ना। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो अनन्या से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता था। वही आशु को अपनी बातों में आते देखकर अश्वथ एविल स्माइल करके अपने मन में बोला, लिटिल गर्ल अब तो तुम्हें आना ही होगा। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और अनन्या को कॉल लगा दिया। 2 रिंग जाते ही अनन्या ने कॉल रिसीव कर लिया, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही अश्वर ने आशु को कुछ इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही आशु रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, मम बेबी को आपकी याद आ रही है ला, आप प्लीज वापस आ जाओ, आपको पता है बेबी को चोट भी लगी है। इतना कहकर वो अपना फेस नॉर्मल करके अश्वथ को देखने लगा, ये जानने के लिए कि क्या उसने अच्छे से एक्टिंग की है या नहीं। तो अश्वथ ने भी उसे अपना हाथ दिखा दिया ला, तो आशु खुश हो गया ला। वहीं दूसरी तरफ अनन्या ने जैसे ही सुना कि आशु को चोट लगी है तो वो एकदम से घबराते हुए बोली, व्हाट, चोट लगी है कैसे, और तुम कहाँ हो, क्या मिस्टर हैंडसम घर पर है या तुम दोनों हॉस्पिटल में हो। उसके सवाल को सुनकर आशु अश्वथ को देखने लगा, तो अश्वथ ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर आशु दोबारा रोते हुए अनन्या से बोला, मैं डैडी के छत ऑफिस में हूँ, आप आ जाओ। ओके बेबी प्लीज रोना नहीं, मम अभी आती है। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया। वही अश्वथ ने जैसे ही देखा कि कॉल कट चुका है तो वो बिना किसी भाव से आशु को देखते हुए बोला, तुम बहुत आगे जाओगे और इसका रिवॉर्ड तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वहीं अनन्या जो लीला जी को कब से परेशान कर रही थी, अश्वथ के फोन आने के बाद वो जल्दी से विला के बाहर भाग गई। लीला जी जो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर किचन से निकल ही रही थी, उन्होंने जैसे ही उसे बाहर जाते हुए देखा तो वो दांत पीसकर बोली, ये लड़की खुद को समझती क्या है, मैंने आज तक कभी इतना खाना नहीं बनाया जितना आज उसने मुझसे बनवा दिया है, और अब इन महारानी को तो देखो जरा कैसे भाग गई। एक बार वापस आ जाओ, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। वहीं दूसरी तरफ परी अभिषेक के केबिन के बाहर खड़े होकर मन ही मन अभिषेक को कोस रही थी। पता नहीं ये आदमी कल रात को कहाँ गायब हो गया था, इसके कारण ही मेरा प्लान कामयाब नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, आगे भी मुझे कई मौके मिलेंगे। वैसे भी ये तो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल है। ये सोचते ही वो बिना परमिशन के ही केबिन का डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। वहीं अभिषेक जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था, उसने जैसे ही परी को बिना परमिशन केबिन के अंदर आते हुए देखा तो वो भड़क गया। क्या तुम्हें पता नहीं है बॉस के केबिन में आने से पहले परमिशन लेते हैं। उसके इस तरह भड़कने से परी एकदम से सहम जाती है। तभी उसके डरे हुए चेहरे को देखकर अचानक ही अभिषेक खुद को कोसते हुए मन में बोला, अभिषेक नालायक कहीं के, तुम ये क्या कर रहे हो। अगर तुम उस पर भड़के तो बॉस का बनाया सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी तुम्हें इसके साथ प्यार का नाटक करना ही होगा। पर सबसे पहले तो उस महिमा को ढूंढना है, पता नहीं कहाँ गायब है। ये सब सोचते वक्त अभिषेक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, इसलिए परी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है। अभिषेक मन ही मन परी को कोसे जा रहा था, पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान को देखते ही परी बड़े ही अदा से चलते हुए अभिषेक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसने अभिषेक से थोड़ी नाराजगी से पूछा, सर कल रात को आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत ढूंढा। इतना कहकर परी बड़े ही गौर से अभिषेक के चेहरे को देखने लगती है। परी ने यह सवाल जानबूझकर पूछा था ताकि वो जान सके कि कल रात को आखिरकार अभिषेक था कहाँ और उसने क्या किया था। वहीं परी ने जैसे ही कल रात का जिक्र किया तो अचानक ही अभिषेक को फिर से महिमा की याद आ गई, जिस कारण उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद कर दिया। अभिषेक मन ही मन परी को कोसते हुए बोला, क्या यार मैं कल रात के बारे में भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और ये डायन है कि मुझे बार बार रात की बात याद दिला रही है। पहले इसने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया और अब दिमाग खराब कर रही है। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगा। फिर अचानक ही एक स्वीट सी स्माइल परी को देते हुए बोला, मिस परी प्लीज आप अपना काम करिए, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही उसने अपना कोट पहना और बिना परी की तरफ देखे केबिन से बाहर निकल गया। उसे यूं जल्दी में जाते देखकर परी थोड़ा हैरान हो गई, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं अभिषेक भागते हुए सीधा महिमा के डेस्क पर गया, पर वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। ये लड़की कहाँ गई, कहीं ये अपना मुंह छुपाकर तो नहीं भाग है। पर मैं भी अभिषेक ओबरॉय हूँ, चुंबक की तरह ऐसे चिपक जाऊंगा कि जिंदगी भर वो मेरे पास ही चिपकी रहेगी। ये सोचते ही उसने अपने चेहरे को सख्त किया और वहीं मौजूद एक एम्प्लॉय से अपनी कड़क आवाज में पूछा, क्या मिस महिमा आज नहीं आई है, क्या वो छुट्टी पर है। अभिषेक की सख्त आवाज सुनकर बेचारा वो एम्प्लॉय डर गया। फिर उसने अभिषेक को बिना देखे ही डरते डरते जवाब दिया, सॉरी सर मुझे नहीं पता महिमा कहाँ गई है, पर आज हम में से किसी ने भी उसे ऑफिस में नहीं देखा है। इतना कहकर वो एम्प्लॉय अपना पसीना पोंछने लगा। वही उसकी बात सुनकर अभिषेक जल्दी से वहां से भाग गया। फिर लिफ्ट से नीचे की तरफ जाते हुए उसने जल्दी से अहम को कॉल लगाकर चलाते हुए कहा, अहम के बच्चे जहां कहीं भी हो अपना सारा काम छोड़ दो और मुझे महिमा की लोकेशन बताओ, मैं उसका नंबर तुम्हें भेज रहा हूं।
इतना कहते ही उसने बिना अहम की बात सुने कॉल कट कर दिया। एल ऑफिस के बाहर पहुंचते ही अभिषेक जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए ही गुस्से से बोला, जितना भागना है भाग लो, आ रहा हूं मैं तुम्हें डसने महिमा डालें। इतना कहते ही उसने कार को फुल स्पीड से भगा दिया। तभी उसे अहम का मैसेज आया जिसने उसे महिमा का लोकेशन भेज था। महिमा के लोकेशन को देखकर अभिषेक अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके बोला, ओ गॉड, मैं मर जावा, ये लड़की मेरी इज्जत लूटकर शहर छोड़ने के फिराक में है। एल महिमा, तुम्हारी महिमा तो मैं आज अपरंपार करके ही रहूंगा। इतना कहकर उसने फोन को गुस्से से दूसरी सीट पर बहा दिया और कार की स्पीड को तेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरवी ने दूसरे वेटर को अगस्त की टेबल पर ब्लैक कॉफी ले जाने को बोलकर खुद तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट से चली गई। अगस्त जो कब से अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए आरवी के आने का इंतजार कर रहा था, जब उसने देखा कि आरवी की जगह पर दूसरा वेटर ब्लैक कॉफी लेकर आया है तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। वही वेटर ऑर्डर देकर जाने ही वाला था कि तभी अगस्त ने अपनी कड़क आवाज में उससे पूछा, अभी जो लड़की ऑर्डर लेकर गई थी वो कहाँ है? अगस्त की बात सुनकर वो वेटर अचानक ही रुक गया और डरते हुए अगस्त को देखने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आरवी ने कुछ गलत कर दिया है। ये सोचते ही उस वेटर ने डर के मारे माफी मांगते हुए अगस्त कहा, सॉरी सर, क्या उसने कुछ गलत कर दिया था? सर एक्चुअली वो न्यू है पर वो बहुत अच्छी है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और सर वो यहाँ से जा चुकी है। इतना कहकर वो वेटर अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया, पर उसकी बातें अगस्त को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, खासकर जब उसने आरवी की तरफ से माफी मांगी। अचानक ही अगस्त ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी फाइल को पटकते हुए अपने असिस्टेंट को गुस्से से ऑर्डर दिया, मीटिंग को संभालो। इतना कहते ही वो तुरंत होटल से बाहर भाग गया। आरवी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए अगस्त ने बॉडीगार्ड्स की मदद से उसे ढूंढ लिया था। अगस्त भागते हुए आरवी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर आरवी काफी ज्यादा डर जाती है। हे महादेव, ये हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? इनसे पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैं भाग रही थी और आपने इन्हें हमारे पीछे भेज दिया। एल कहीं ये हमें फिर से सुनाने तो नहीं आ रहे ल? ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो जाती है एल, और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। आरवी ऐसे भाग रही थी जैसे अगर वो आज नहीं भागी तो अगस्त उसे जान से ही मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ अनन्या जल्दी से अश्वत्थ के ऑफिस पहुंच गई। एल केबिन के अंदर आते ही उसने घबराते हुए आशु की बुलाया। आशु, कहाँ हो तुम? इतना कहकर वो अपने चारों तरफ देखने लगी, पर उसे आशु कहीं भी नजर नहीं आया। पर तभी उसे केबिन से अटैच रूम से कुछ आवाजें आने लगी तो वो क्यूरोस होकर उस तरफ बढ़ गई। वही रूम के अंदर अश्वत्थ ने जल्दी से आशु को बेड पर लिटाकर उसे चादर उड़ा दिया था और फिर धीरे से उसे घूरते हुए उसके कान में बोला, जैसे सिखाया था वैसा ही करना वरना तुम्हारी मम फिर से चली जाएगी। अश्वत्थ की बात सुनकर लिटिल आशु ने अपना सर मासूमियत से जल्दी जल्दी हाँ में हिला दिया। एल तो अश्वत्थ के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान आ गई। आशु, अश्वत्थ अभी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी अनन्या की आवाज सुनकर उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। अनन्या जल्दी से बैठकर आशु के गालों को सहलाते हुए घबराकर बोली, बेबी, तुम्हें क्या हो गया है? सुबह तक तो एकदम ठीक थे और तुम्हें चोट कहाँ लगी है, दिखाओ। एल इतना कहते ही उसने चादर को हटा दिया और आशु के शरीर पर चोट के निशान ढूंढने लगी, पर उसे कहीं भी चोट के निशान नजर नहीं आए। तो वो कंफ्यूज होकर आशु को देखने लगी और आशु अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए अश्वत्थ को देखने लगता है। तो अनन्या भी आशु की नजर का पीछा करते हुए अश्वत्थ को देखने लगती है। एल अश्वत्थ को देखते ही वो समझ जाती है कि उसके मॉन्स्टर ने ही आशु को बेवकूफ बनाकर उसे यहाँ धोखे से बुलाया है। अनन्या को इस वक्त अश्वत्थ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो अचानक ही बेड से उतरकर वहां से जाने लगी। ये देखकर अश्वत्थ की भौहें चढ़ जाती है। फिर उसने जल्दी से अनन्या को पकड़ा और उसे जबरदस्ती वॉशरूम के अंदर ले जाकर डोर को अंदर से बंद कर देता है। उसकी इस हरकत से अनन्या एकदम से घबरा जाती है, पर वो अपने डर को चेहरे पर शो नहीं करती है। अश्वत्थ दरवाजा बंद करने के बाद अनन्या को एकदम से दीवार से सटा देता है। उसके बाद उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगता है। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी, जिस कारण अनन्या अंदर तक कांप जाती है। उसके डर को महसूस करते ही अश्वत्थ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वही अश्वत्थ अपने एक हाथ से अनन्या के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बेहद ठंडी आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारे चेहरे पर यह डर मुझे बेहद पसंद आ रहा है। तुम्हें पता है जब तुम मुझसे डरती हो ना तो और भी ज्यादा हो खूबसूरत लगती हो। इतना कहते ही वो झुककर अनन्या के माथे पर बिना किसी भाव से किस कर लेता है। उसके होठों को अपने माथे पर महसूस करके अनन्या एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त अनन्या ने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर रखा था। पर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके मॉन्स्टर ने उससे बदला लेने के लिए शादी की है तो क्यों बार बार वो उसके करीब आता है। उसके इस सवाल को अश्वत्थ उसका चेहरा देखकर पढ़ लेता है, इसलिए वो उसके गालों को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, जो तुम समझने की कोशिश कर रही हो वो तुम कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए माय लिटिल गर्ल, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुम्हारा सारा दिमाग तो केवल खाने में और कैसे मेरी प्रॉपर्टी हड़पनी है उसमें चलता है। तभी तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आज अपने डैड के साथ चली गई थी, है ना माय ग्रीडी गर्ल।
अश्वत्थ के मुंह से ये सब सुनकर अनन्या एकदम से अवाक रह जाती है। अश्वत्थ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अनन्या काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अश्वत्थ को देखने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अश्वत्थ को इन सब के बारे में कैसे पता चला। अनन्या अश्वत्थ को घूरते हुए डर के मारे मन ही मन खुद से ही बोली, ओ गॉड, अनन्या मॉन्स्टर को तो सब कुछ पता है, एल कहीं ये तुझे कोई पनिशमेंट न दे। इतना कहने के बाद फिर वो खुद को डांटते हुए आगे मन में बोली, अरे नहीं नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे तो ये मुझे क्यों पनिशमेंट देंगे। अनन्या तुझे डरना नहीं है बल्कि डटकर सामना कर रहा है। ये सोचते ही वो बड़े ही घमंड के साथ अश्वत्थ को देखते हुए बोली, मॉन्स्टर, आपका कोई हक नहीं कि आप मुझसे ऐसे सवाल करो। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो मैं आपको जवाब क्यों दूं और आपकी बात क्यों मानूं। इतना कहकर वो अपना मुंह फेर लेती है। एल ऊपर से अनन्या भले ही स्ट्रांग दिख रही थी पर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा रही थी। वही उसके इस तरह से मुंह फेर लेने से अश्वत्थ ने अपने दांत पीस लिए। फिर उसने अनन्या के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके दांत पीसते हुए कहा, ग्रीडी गर्ल, मुझसे चालाकी मत करो और चुपचाप मुझे वो पेपर वापस कर दो। अश्वत्थ ने ये सब बेहद गुस्से से कहा था पर अनन्या ने भी ठान लिया था कि वो अश्वत्थ को प्रॉपर्टी के पेपर्स बिल्कुल भी नहीं देगी। मॉन्स्टर, मैं आपको वो पेपर्स वापस नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर से, वो खुराना हाउस के पेपर है। और आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, कौन सा मैं आपकी जायदाद लेकर भागी हूँ, और वो मेरे पेपर्स हैं, मैं चाहे जो करूँ। इतना कहकर वो अश्वत्थ को अपना एटीट्यूड दिखाने लगी। अनन्या अश्वत्थ को बड़े ही एटीट्यूड के साथ देख रही थी क्योंकि अब वो अमीर जो हो गई थी। तभी उसने अश्वत्थ को खुद से दूर करते हुए घमंड से कहा, ओ मिस्टर, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, अब मैं अमीर हूँ, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है और दोबारा से मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत भी मत करिएगा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ से खुद के हवा करते हुए आगे बोली, मुझे लगता है मुझे अपने आसपास दर्जनों बॉडीगार्ड्स रखने होंगे ताकि आप जैसे ठरकियों से मैं बच सकूं। इतना कहते ही वो मुंह बनाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। पर वो बाहर जा पाती उससे पहले ही एक बार फिर से अश्वर ने उसे पढ़कर अपनी तरफ खींच लिया। लगता है खुराना विला में तुम्हारे डैड ने तुम्हें काफी कुछ सिखा दिया है। खासकर ये कि लोगों को घमंड कैसे दिखते हैं, पर तुम्हारा ये घमंड मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी, और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर अश्वर ने कसके उसकी कमर को पकड़ लिया। तो अनन्या गुस्से से उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से मारते हुए खुद को छुड़वाते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, अब देखना मैं कैसे अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ कर लाती है, जो ना तो मुझे कभी रिजेक्ट करेगा और न ही मुझ पर गुस्सा करेगा, समझे आप। अनन्या के मुंह से दूसरे हस्बैंड का जिक्र सुनकर ही अश्वत्थ के अंदर जैसे आग लग गई हो। उसने एकदम से अनन्या को दीवार से सटा दिया और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अनन्या के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद उसने अनन्या को छोड़ दिया तो अनन्या हौंफते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। किस के कारण उसका पूरा चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। फिर खुद को शांत करके वो गुस्से से अश्वत्थ को उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही अश्वत्थ ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और रूम में ले जाकर उसे बेड पर लिटा है। आशु अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। ये देखकर अश्वत्थ उसे देखते हुए बिना किसी भाव से बोला, अपनी मम को पकड़कर रखो वरना ये उड़ जाएगी, क्योंकि अब ये अपने पापा की परी जो बन चुकी है। इतना कहते ही वो अपने कैबिन में वापस आ जाता है, लेकिन अनन्या भाग ना जाए इसलिए वो रूम को बाहर से लॉक कर देता है। तभी अंदर से अनन्या चिल्लाते हुए बोली, मॉन्स्टर, दरवाजा खोलो, मुझे डैड के पास जाना है, मैं बोल रही हूँ, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। उसकी ये बात सुनकर अश्वत्थ अपने माथे को सहलाते हुए हंसकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल तोड़ दो, बचपन में तुमने बॉर्नविटा वाला दूध तो बहुत पिया होगा ना, तो अब आज अपनी ताकत भी दिखा दो। अनन्या का मजाक उड़ाने के बाद अश्वत्थ जाकर अपना काम करने लगा। वही उसके इस तरह मजाक उड़ाने से अनन्या काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंश इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। वो बेहद गुस्से में था। वो गुस्से में किसी नर्क के देवता से कम नहीं लग रहा था। वहीं उसके सामने बेड पर कनिका खुद को चादर से ढककर बैठी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंशु को अपनी नजर उठाकर देख भी सके। तभी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों से होते हुए चादर पर गिरा। वहीं अंशु को जितना गुस्सा कनिका पर नहीं आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उसे कनिका के आंसू देखकर आ रहा था। कनिका, रोना बंद करो क्योंकि तुम्हारे आंसू देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना कहकर अंश अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर कनिका की तरफ बढ़ने लगता है। अंश को अपने पास आते देखकर कनिका पीछे होने लगती है। वो और पीछे जा पाती उससे पहले ही अंश उसके बाजू को पकड़कर उसे खुद की तरफ खींच लेता है। उसके इस तरह से खींचने से कनिका संभल नहीं पाती और अंश के सीने से लग जाती है। इस बीच उसका चादर बेड पर ही जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी गर्दन को छुपा लेती है। प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, जाओ यहाँ से, अंश पर चिल्लाते हुए कनिका रोने लगती है। रोते हुए ही वो अंश की पकड़ से खुद को छुड़वाने लगती है, पर अंश ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। तभी अंश कनिका की कमर को अपने हाथ से पकड़कर उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे को देखते हुए ही अचानक उसकी नजर कनिका की गर्दन पर पड़ती है, जहां जलने का निशान था। ये देखकर वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है।
और उसकी पकड़ भी कनिका पर ढीली पड़ जाती है। एल इसका फायदा उठाकर कनिका उसे धक्का देकर वापस से चादर में खुद को छुपाते हुए चिल्लाई, यहाँ से चले जाओ, अब मैं बदसूरत हो गई हूँ, अब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगे, प्लीज जाओ यहाँ से। अंश तुम वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अंश ने उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस कर लिया। एल उसकी इस हरकत से कनिका एकदम से ब्लैंक हो जाती है। एल उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। अंश बहुत ही सॉफ्टली उसे किस कर रहा था ताकि वो शांत हो जाए। एल 2 मिनट तक किस करने के बाद उसने कनिका की दोनों आंखों पर आहिस्ता से किस कर लिया। एल उसके बाद उसके माथे पर किस करके अपनी शांत आवाज में बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करूंगा और तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मुझसे दूर जाओ। एल कनिका, तुम अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आए हो पर अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं दूंगा। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो पर अब तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा और ये चीज तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे नफरत करूंगा। तुम्हारी बॉडी पर यह निशान मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। एल ये सब कहते वक्त अंश की आंखों में कनिका को सच्चाई नजर आ रही थी। एल पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि अंश को अब उसके साथ नहीं रहना चाहिए। एल इसलिए वो खुद को अंश से दूर करने लगी। एल पर उसकी इस हरकत ने अंश को दोबारा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए उसने कनिका को अपने कंधे पर उठाया और फ्लैट से बाहर जाने लगा। एल तुम्हें तो मैं घर चलकर बताता हूँ, लगता है प्यार में मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। ये सब अंश ने दांत पीस कर कहा था। एल कनिका जिस तरीके से बिहेव कर रही थी अंश समझ गया था कि उसे प्यार से समझाना नामुमकिन है। अंश ने सोच लिया था कि जिस इंसान ने भी उसकी कनिका के साथ ये सब किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं एल और उसकी जिंदगी हेल बना देगा। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बस स्टॉप पहुंच गया था क्योंकि महिमा की लोकेशन यही शो हो रही थी। एल कार से उतरते ही अभिषेक हर जगह महिमा को ढूंढने लगता है, पर जब महिमा उसे कहीं नजर नहीं आती तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एल ये महिमा देवी आखिर गई कहाँ? इसकी महिमा अपरंपार तो मैं यही करूंगा। एल उसे पता नहीं है उसने नागिन बनकर मेरे अंदर के सपेरे को जगाया है। आज ये सपेरा इस महिमा नाम की नागिन को अपने वश में करके ही रहेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे भागती है। गुस्से में इतना कहकर वो हर एक बस में जाकर महिमा को ढूंढने लगता है। तीसरे बस में भी जब अभिषेक को महिमा नहीं मिलती है तो वो वापस उतारने लगता है। एल पर तभी उसकी नजर सबसे आगे बैठी है एक लड़की पर पड़ी जो अपना चेहरा छुपा रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो किसी जासूस की तरह चुपके चुपके उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी वो लड़की अभिषेक को देखते ही डर के मारे बस से उतरकर भागने लगती है। मिल गई नागिन, रुको तो जरा, अभी आया मैं तुम्हें अपने वश में करने। जब अभिषेक ने उस लड़की को भागते हुए देखा तो वो गुस्से से बोला। उसके बाद वो भी बस से उतरकर भागने लगा। एल महिमा इतनी तेज भाग रही थी कि जिस दुपट्टे से उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था वो उड़कर दूसरी तरफ जा गिरा। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर उसने उस दुपट्टे को नहीं उठाया। एल और भागते हुए ही भगवान से बोली, ओ गॉड, लगता है अभिषेक सर मुझे पनिशमेंट देने आए हैं, पर रात को जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एल भगवान जी प्लीज बचा लो। इतना कहते ही वो और तेज भागने लगी। एल अभिषेक उसके इस तरह भागने से चिढ़ गया था। ओ महिमा नागिन, रुको तो जरा, देखो तुमसे मिलने ये अभिषेक सपेरा आया है, रुको तो जरा। अभिषेक अब तक महिमा के काफी करीब पहुंच गया था। एल ये देखकर उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रावण खुराना विला आया हुआ था। एल कार से उतरते ही वो बड़े एटीट्यूड के साथ विला के अंदर जाने लगा। रावण का एटीट्यूड ही ऐसा था कि कोई उसे इग्नोर ही नहीं कर सकता था, इसलिए खुराना विला के सभी बॉडीगार्ड्स उसे ना चाहते हुए भी देखने लगे। पर उसके खतरनाक ओरा को महसूस करते ही सभी गार्ड्स के माथे से डर के मारे पसीना निकलने लगा। रावण जैसे ही विला के अंदर पहुंचा, मिस्टर खुराना उसे देखकर हैरान हो गए। मिस्टर खुराना जो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर बहाया और हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम है? मिस्टर खुराना सच में रावण को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रावण कभी भी खुराना विला आ सकता है। मिस्टर खुराना के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर रावण ने बड़े एटीट्यूड के साथ अपने कोट के बटन खोलते हुए सर्द आवाज में पूछा, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? मतलब तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो, पर मैं तुमसे नहीं मिल सकता। इतना कहते हुए वो जाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठ जाता है और फिर अपने दोनों पैरों को सामने रखी टेबल पर रख देता है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर मिस्टर खुराना को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर उन्हें अभी रावण से बहुत ज्यादा काम था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोल सकते थे। नहीं नहीं, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो, पर मुझे ये भी पता है कि तुम बिना काम के यूं ही तो नहीं आओगे। रावण से इतना कहकर मिस्टर खुराना भी उसके सामने वाले सोफे पर टेक लगाकर बैठ जाते हैं। पर उनकी नजर एक पल के लिए भी रावण के चेहरे से नहीं हटी थी। भले ही रावण उन्हें नहीं देख रहा था, पर उसे ये बात अच्छे से पता थी कि मिस्टर खुराना उसे ही देख रहे हैं। रावण ने अपने कोट की जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाते हुए सर्द आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप काफी अच्छे से जानते हैं मुझे मिस्टर खुराना, सही कहा, मैं यहाँ काम से ही आया हूँ। इतना कहने के बाद उसने लाइटर को अपनी जेब में वापस रखकर सिगरेट का एक क्रश लेते हुए अपनी सर्द नजरों से मिस्टर खुराना को देखकर आगे कहा,
मैंने सुना है कि आपकी बेटी उस अश्वत्थ को छोड़कर यहाँ रहने आई है, लेकिन क्या फायदा यहाँ आने का जब अश्वत्थ इस वक्त उसके साथ है। अनन्या इस वक्त अश्वत्थ के साथ है। ये सुनकर मिस्टर खुराना एकदम से चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे बेटी यहीं पर है। इतना कहकर वो अनन्या के रूम की तरफ देखते हुए आवाज लगाने ही वाले थे कि उससे पहले ही रावण ने अपने कोट से कुछ तस्वीर निकालकर टेबल पर बहा दिया। उन तस्वीरों को देखते ही मिस्टर मित्तल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। पक्का इस अश्वत्थ सिंह राठौड़ ने ही कुछ किया होगा, वरना अनन्या उससे मिलने कंपनी में कभी नहीं जाएगी। इतना कहते ही उन्होंने गुस्से से उन फोटोज को फाड़कर फेंक दिया। उनके गुस्से को देखकर रावण ने अपना पासा फेंकते हुए इविल स्माइल करके कहा, अनन्या को अश्वत्थ से दूर करने का एक ही तरीका है कि अनन्या की जिंदगी में किसी कर दिया जाए। रावण ने जानबूझकर ये कहा था, पर उसकी बात सुनकर मिस्टर खुराना की आंखें चूमकने लगी थी। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं आज ही अपने एक दोस्त से बात करके उसके बेटे और अनन्या की बात चलता हूँ। इतना कहकर वो हंसने लगते हैं। मिस्टर खुराना ने सोच लिया था कि वो अनन्या को अश्वत्थ से अलग करने के लिए उसकी शादी किसी और से करा देंगे। वहीं दूसरी तरफ आर्यन, जो कभी गुस्सा नहीं करता था, वो आज राज की बातें सुनकर बेहद गुस्से में था, क्योंकि राज ने उसे ओपन चैलेंज दिया था कि वो कुछ दिनों के अंदर ही अर्शी से शादी करेगा और अगर उसके अंदर दम है तो वो इस शादी को रोक कर दिखाएगा। आर्यन अर्शी को किसी लड़के के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो वो उसकी दूसरी शादी को कैसे बर्दाश्त करता। अर्शी के ऑफिस से निकलने के बाद आर्यन काफी देर तक एक फुटपाथ पर बैठा था। कुछ देर वहां बैठने के बाद उसने अहम को कॉल लगाकर सीरियस वॉइस में कहा, कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर अभी और इसी वक्त राज के घर पहुंचो। अहम को ऑर्डर देने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और अपनी कार, जो उसने साइड में पार्क की थी, उसे लेकर तुरंत राज के घर की तरफ निकल गया। आज आर्यन अश्वत्थ की तरह ही सीरियस और डेंजरस नजर आ रहा था। कुछ ही वक्त में वो राज के घर के बाहर खड़ा था और उसके पीछे उसके दर्जनों बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा थी। वही अहम बड़े ही गौर से आर्यन को देख रहा था। तो आर्यन जाकर अपनी कार की बोनट पर किसी राजा की तरह बैठकर डेविल स्माइल करके अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, इस विला को अभी और इसी वक्त जला दो। उसके इस ऑर्डर को सुनकर अहम के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड्स एकदम से शॉक हो जाते हैं। उन सबको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर आर्यन करना क्या चाहता है। आर्यन, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम सच में इस घर को? वो इतना बोल ही था कि तभी आर्यन उसकी बात को काटते हुए रूड वॉइस में बोला, मैंने जो बोला है वो करो। 5 मिनट के अंदर मुझे ये घर जलता हुआ मिलना चाहिए, वरना मैं क्या करूंगा इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। इतना कहते ही वो आराम से कार की बोनट पर लेट जाता है और बड़े ही खतरनाक तरीके से राज के विला को घूरने लगता है। अहम ने पहली बार आर्यन को इतना सीरियस और खतरनाक रूप देखा था। कुछ देर उसे देखने के बाद फिर उसने बिना वक्त गवाए सभी गार्ड्स को आर्यन के ऑर्डर को फॉलो करने को कहा। वही विला के अंदर राज को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया था। इस वक्त वो मजे से शावर ले रहा था, पर बेचारे को ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अश्वर ने कुछ देर बाद ही अनन्या और आशु को रूम से बाहर निकाल लिया था। रूम से निकलने के बाद अनन्या अश्वत्थ से इतना गुस्सा थी कि उसने अश्व की तरफ देखा भी नहीं और आशु को लेकर केबिन से निकल गई। उसका ये व्यवहार अश्वत्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो भी गुस्से से उसके पीछे चला जाता है। वही ऑफिस के बाहर पहुंचते ही अचानक अनन्या के सामने 10 से 15 बीएमडी कार्स आकर खड़ी हो जाती है। उस कार से बॉडीगार्ड्स ने निकलते ही उसके ऊपर गन तान दी। ये देखकर अनन्या एकदम से शॉक हो जाती है और आशु तो डर के मारे उसे कस के पकड़ लेता है। मम्मा, डर के मारे, इतना कहकर आशु अनन्या की गर्दन में अपना सर छुपा लेता है। वही अनन्या जो शॉक थी, वो आशु की आवाज सुनकर अचानक ही अपने होश में वापस आती है और फिर उन गार्ड्स को देखकर गुस्से से बोली, तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गन तानने की? तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौड़ हूँ, समझे तुम लोग। मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे तुमसे नहीं बल्कि मेरे बेटे से मतलब है। अनन्या अभी बोल ही रही थी कि तभी एक रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, तो वो हैरानी से अपने सामने खड़ी कार को देखने लगती है, जिसमें से एक नौजवान बिजनेस सूट पहनकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ निकलता है। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड और घमंड झलक रहा था। वो आदमी सीधा जाकर अनन्या के सामने खड़ा हो जाता है और फिर अपने तीखी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए रूड वॉइस में बोला, तो तुम हो अनन्या? वैसे थैंक यू इतने वक्त तक मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए, पर अब मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। इतना कहते ही उस आदमी ने आशु का हाथ पकड़ लिया, पर अनन्या ने उसका हाथ एकदम से झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, और तुम जो कोई भी हो यहाँ से जाओ, क्योंकि आशु मेरा है और वो मेरे साथ रहेगा। इतना कहकर अनन्या 2 कदम पीछे हो जाती है। अनन्या को इस वक्त अपने सामने खड़े आदमी से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर वो किसी भी हालत में अपने डर को उसके सामने शो नहीं करना चाहती थी। वहीं अनन्या के इस तरह हाथ झटकने से उसे आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसके सामने ऊंची आवाज से बात तक नहीं की थी, पर आज अनन्या ने उसके गार्ड्स के सामने ही उसकी बेइज्जती कर दी थी।
ये चीज उस आदमी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी गन निकालकर अनन्या के माथे पर पॉइंट कर दिया और फिर ट्रिगर दबा दे रहा है। एल गोली की आवाज सुनते ही अनन्या आशु को कस के पकड़कर अपनी जगह पर एकदम से जम जाती है। एल क्योंकि गोली की आवाज सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए थे। पर अनन्या को जब अपने शरीर में कहीं भी दर्द महसूस नहीं होता है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर सामने देखती है तो एकदम वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। अनन्या को जब महसूस हुआ कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है तो उसने अपनी आंखों को खोलकर सामने देखा तो एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि उसके सामने 6 फीट लंबा बिजनेस सूट पहनकर एक आदमी खड़ा था। एल पर अनन्या को पता था कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका मॉन्स्टर ही था। वही अश्वत्थ गुस्से से उस आदमी को देख रहा था जिसने अनन्या के ऊपर गन तानी थी। एल इस वक्त अश्वत्थ के हाथ में एक गन थी जिससे धुआं निकल रहा था। उस गन को देखकर साफ पता चल रहा था अश्वत्थ ने उस गन से गोली चलाई थी। एल अश्वत्थ अपने सामने खड़े आदमी को देखकर बिना किसी भाव से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मेरी ही लिटिल गर्ल को नुकसान पहुंचा सकते हो? और रही बात आशु की तो। इतना कहते कहते अश्वत्थ एक पल के लिए रुक जाता है। एल उसके बाद एविल स्माइल करके आगे बोला, वो तुम्हारा बेटा था, पर जब से वो अश्वत्थ सिंह राठौर की जिंदगी में आया है तब से तुम्हारा और उसका कोई लेना देना नहीं है। अब से वो सिर्फ मेरा और मेरी लिटिल गर्ल का बेटा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते अपनी बात मनवाने के। उस आदमी को धमकी देने के बाद अश्वत्थ ने अपने गार्ड्स को रूड वॉइस में ऑर्डर दिया, हमारे मेहमान को इज्जत के साथ यहाँ से वापस भेज दो। इतना कहते ही उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने केबिन की तरफ ले जाने लगा। अनन्या भी बिना नखरे दिखाए उसके साथ चली गई, क्योंकि उसे डर था कहीं वो आदमी आशु को उससे अलग न कर दे। वो आदमी जिसके हाथ से खून बह रहा था क्योंकि अश्वत्थ ने उसके हाथ में गोली मारी थी। एल उसने अपने खून को दूसरे हाथ से रोकते हुए अपने दर्द को काबू में करके दांत पीसकर अश्वत्थ को धमकी देते हुए कहा, तुमने मुझे गोली मारकर अच्छा नहीं किया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकाने ही पड़ेगी अश्वत्थ सिंह राठौड़। एल मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजीव राजावत से दुश्मनी लेने का अंजाम किया होता है। इतना कहते ही उस आदमी ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उस आदमी के आसपास का ऑरा इतना खतरनाक हो गया था कि उसके बॉडीगार्ड्स भी डर से कांपने लगे थे, जिन्हें अश्वत्थ के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। वही केबिन में पहुंचते ही अश्वत्थ गुस्से से अनन्या को देखने लगता है तो अनन्या डर के मारे एक कदम पीछे लेते हुए अपने थूक को घटक लेती है और फिर हकलाते हुए बोली, मॉन्स्टर वो इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अश्वत्थ की ठंडी आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी, वेद जो अश्वत्थ के बगल वाले केबिन में था। एल उसने जैसे ही अश्वत्थ की आवाज सुनी वो भागते हुए उसके केबिन में आ गया। यस बॉस, इतना कहकर वो अश्वत्थ के चेहरे को देखने लगा जिस पर दुनिया जहां का गुस्सा था ये देखते ही उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। तभी अश्वत्थ अनन्या को देखते हुए ही उससे बोला, आशु को अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनते ही अनन्या ने और भी कस के आशु को पकड़ लिया और अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर अश्वत्थ ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दांत पीसकर वेद से बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? इस बार अश्वत्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर वेद एकदम से हड़बड़ा गया था। फिर उसने बिना वक्त गवाए आशु को अनन्या की गोद से लिया और केबिन से बाहर भाग गया। उनके जाते ही अश्वत्थ ने टेबल पर रखे रिमोट को उठाकर दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर बड़े ही खतरनाक तरीके से अनन्या को देखने लगा। वही अनन्या को अश्वत्थ के इस तरह देखने से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक ही अश्वत्थ ने उसकी पतली नाजुक सी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो अनन्या सीधा उसके सीने से जा लगी। फिर वो डरते हुए एक टक उसकी आंखों में देखने लगती है। उसके इस तरह देखने से अश्वत्थ को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होने लगता है। आज ही नहीं, जब भी अनन्या उसे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से देखती है तो हमेशा अश्वत्थ को अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है जिसे वो अपने लफ्जों में बयां नहीं कर पाता था। उसने अपने एक हाथ से अनन्या के गालों को सहलाते हुए सिडक्टिव वॉइस में पूछा, ग्रीडी गर्ल, क्यों मुझसे दूर भाग रही हो जबकि तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो? इतना कहकर वो अनन्या के गालों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ देता है। वही उसकी गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस करते ही अनन्या ने कसके अश्वत्थ के कंधों को पकड़ लिया और फिर अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसने अश्वत्थ की आंखों में देखते हुए नाराजगी से कहा, मिस्टर हैंडसम, आप दूर दूर रहकर बातें करिए ना, इतने करीब आने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते तो किस हक से आप मेरे करीब आ रहे हैं? अश्वत्थ से इतना कहते ही अनन्या को वो रात याद आ जाती है जब अश्वत्थ ने सबके सामने उसे रिजेक्ट किया था। ये याद आते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वही अश्वत्थ को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए उसने उसकी पतली कमर को पकड़ा और खुद के करीब करके हल्के गुस्से मगर लो वॉइस में उसको अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, तुम पर मेरा कितना हक है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हक मेरा तुम पर है उतना तो तुम्हारा खुद पर भी नहीं होगा। मैं जब चाहूं तुम्हारे करीब आ सकता हूं, तुम्हें किस कर सकता हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, इतना हक है मेरा। और यही नहीं, मैं जब चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी मतलब कुछ भी।
इतना कहते रहते वो अनन्या के एक कान को किस करने लगता है। एल उसकी इस हरकत से अनन्या को मानो अपने अंदर एक कट सा महसूस होता है। एल जैसे जैसे अश्वथ उसके कान पर किस कर रहा था, अनन्या को अपने दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वही अश्वथ ने कुछ देर कान को किस करने के बाद उसके गालों, उसके माथे और फिर उसके होठों को किस करने लगता है। अश्वथ अनन्या को सॉफ्ट तरीके से कर रहा था कि वो उसकी बाहों में पिघलती ही जा रही थी। एल वो तो ये भी भूल गई थी कि वो अश्वथ से गुस्सा भी थी। ऐसा बहुत कम ही होता था कि अश्व उसके इतने करीब आए, इसलिए अनन्या ने उसे करीब आने से नहीं रोका एल और फिर खुद भी उसे किस करने लगी। अनन्या के किस बैक करने से अश्वथ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ राज के घर के बाहर छुप जाता है। एल वही राज का घर बहुत ही बुरी तरह से जल रहा था। तभी आर्यन ने देखा कि विला के अंदर से राज, जो सिर्फ एक टॉवल में था, वो भागते हुए बाहर आ रहा था। ये देखकर आर्यन उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर बोला, देखो तो जरा ये चूजा बिना कपड़ों के ही बाहर आ गया। एल अब मैं इसकी इज्जत सरे आम नीलाम करूंगा। बड़ा आया था द आर्यन सिंह राठौड़ को चैलेंज करने वाला हो। इतना कहते ही उसने किसी को कॉल करके शैतानी मुस्कान के साथ कहा, साथियों शिकार आ गया है, टूट पड़ो उस पर। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया और फिर से मुस्कुराते हुए राज को देखने लगा। वही उसके बगल में बैठा अहम, जो अभी भी कंफ्यूज था, उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके पूछा, आर्यन तुम किसे बुला रहे हो? तो आर्यन उसके सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, बस देखते जाओ। उसने इतना ही कहा था कि तभी अहम ने देखा कि कई सारे मीडिया वाले राज के ऊपर टूट पड़े। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है एल, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन राज की इज्जत को इस तरह दुनिया वालों के सामने नीलाम कर देगा। वही राज बेचारा जो नहा रहा था, एल जैसे ही उसे पता चला कि विला में आग लग गई है, एल वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने कपड़े भी नहीं पहने थे और सिर्फ टॉवल में बाहर आ गया था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि तभी मीडिया वाले उसे आकर घेर लेते हैं। एल ये देखकर वो घबराते हुए किसी तरह खुद को ढकने की कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम थी। तभी मीडिया वालों ने अपना एक माइक उसकी तरफ करके सवाल पूछा, मिस्टर राज, आप एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, आपके घर में आग कैसे लगी और आप सिर्फ एक टॉवल में क्या कर रहे हैं? ऐसे ही न जाने कितने ही सवाल राज से पूछे गए थे, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। एल वो तो बस अपने बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा था, जो ऐसे गायब हो गए थे जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। बस कुछ ही वक्त में राज की सिर्फ एक टॉवल वाली तस्वीर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिस कारण अब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। एल अब तक ये न्यूज अर्शी तक भी पहुंच चुकी थी, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान भी थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था राज एक ऐसा लड़का था जो अपनी इमेज का बहुत ही ध्यान रखता था। इसलिए वो ऐसे ही केवल एक टॉवल में तो बाहर नहीं घूमेगा का। वहीं दूसरी तरफ अगस्त एक छोटे से घर के अंदर बैठा था। देखने पर लग रहा था जैसे ये रेंट पर लिया गया मकान हो, जो सच में बहुत ही ज्यादा छोटा था। एल अगस्त हर एक चीज को अपनी सख्त नजरों से देख रहा था। तभी उसकी नजारा दीवार के कोने में खड़ी आरवी पर पड़ी है, जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। एल उसे यूं खुद से डरता देखकर अगस्त के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एल जैसे जैसे उसके कदम आरवी की तरफ बढ़ रहे थे, आरवी को ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे वो मर ही जाएगी।